हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने CO2 प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो चैनल है ये आपके लिए ब्रिंग द फैक्ट यानी चीज़ों को, तथ्यों को आपके सामने लेके आता है। वैसे तो समय का अभाव रहता है, लेकिन हाँ, चलिए फिर से आपके लिए कोशिश की गई है कि आप जो है एकेडमिक लेवल पे और कंपटीशन में पॉलिटिकल साइंस ज़रूर पढ़ते हैं और उसमें संविधान का बहुत बड़ा रोल है। तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को आप पढ़ते ज़रूर होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जामिनेशंस में बहुत सारे सवाल बनते भी हैं। साथ ही साथ ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि किस तरह से जो हमारा संविधान है, कैसे हम वेदों से लेकर के आज के हम अपने इस मॉडर्न दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान तक पहुँचे हैं। तो इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। तो आज का जो टॉपिक है इसका नाम भी है आपका जर्नी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की कहानी है। और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पढ़ना है कि फ्रॉम आपका MN रॉय टू रायसीना, यानी हमने इसको टॉपिक, और ये पार्ट 1 है दोस्तों। इसके और भी 2-3 पार्ट्स आने बाकी हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद होता है सिर्फ आपको फैक्ट बताना नहीं, उस फैक्ट के साथ जितने भी निचोड़ आप कर सकते हैं उन सभी को जानकारी देना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग शुरू करेंगे इसको। और आज का ये आपका पार्ट 1 है, जिसमें 15 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप ईमानदारी पूर्वक और काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर संविधान के निर्माण की शुरुआत से हम लोग बात करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि हमारा जो प्रारंभिक समाज था वो वेदों से चलता था। बाद में हमारे यहाँ तुर्क, अफगान, मुगल आए, तो वो अपने अलग अलग कानून, तुर्की कानून, फिर आपके सरिया लॉ, फिर आपके देखो तो मुगल कानून, बहुत सारे कानून लेकर के आए। समय समय पे अलग अलग राजाओं द्वारा इसमें चेंजेस भी किए गए। फिर अंग्रेज आए तो उनका अपना कोड, आपका रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आप देखो तो 1947 तक, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक चला। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि संविधान, संविधान होता क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि संविधान एक नियम और कानूनों का संहिताबद्ध चीज़ है। यानी जब आप किसी भी चीज़ को आप एक लीगल रूप देते हो, जब आप उसको एक फॉर्मल वे देते हो, चाहे वो लिखित हो या ना हो, उसको आप संविधान बोलेंगे। चाहे आप छोटा से छोटा एक संगठन भी बनाते हैं ना, तो उसमें भी कुछ नियम, कानून, अनुशासन होता है। तो उसका भी एक अपना संविधान होता है। हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है। हर स्कूल कॉलेज का भी अपना एक संविधान, डिसिप्लिन होता है। तो वैसे ही इस देश को चलाने के लिए भी एक संविधान चाहिए। तो इस संविधान की शुरुआत कब से होती है ये भी देखेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें तो आपको पता होगी, लेकिन आज जो 15 क्वेश्चन हैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपको काफ़ी अलग देखने को मिलेंगे। जैसे इस पहले क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन है, देयर मस्ट बी अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिप्रेजेंट द गुड्स एंड वेल ऑफ इंडियन हु सेड द एबव स्टेटमेंट इन 1922। साल 1922 की एक कहानी है, जिसमें ये बोला गया कि भारत के एक क्रांतिकारी के द्वारा ये बोला गया कि हम एक ऐसा संविधान चाहिए जो भारतीयों की भलाई के लिए हो। यानी उन्होंने बोला था कि हम एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जो भारतीयों की भलाई के लिए हो। ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट था, ये जो बात थी, ये हमारे कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने दिया था। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, MN रॉय, राजेंद्र प्रसाद, और फिर आपके जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन से महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने ये बोला था कि भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जाना चाहिए जो भारतीयों की भलाई के लिए हो। आजकल देखिए जो एग्ज़ाम के पैटर्न है ना, काफ़ी ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में आपसे इस तरह के सवाल पूछ लिए जाएं। चलिए, आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर बताते जा रहा हूँ। सन 1922, आपको पता होगा, इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी भी मैं करूँगा। 1915 में आपको पता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से बाहर भारत आए, और 9 जनवरी 1915 यही वो तारीख है जिस दिन वो वापस आए थे। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। उनके जो राजनीतिक गुरु थे, आपका गोखले साहब, उन्होंने उनको ये सलाह दी कि तुम भारत में किसी भी तरह की एक्टिविटी करने से पहले पूरे भारत का दर्शन करो। तो आपके गांधी जी जो हैं वो 15 से लेकर 16 तक आप देखोगे कि उनकी कोई एक्टिविटी आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि वो इस एक साल में भारत के अलग अलग हिस्सों का उन्होंने यात्रा किया, पूरे भारत को समझा, और फाइनली वो प्रकट होते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जहां आपको पता है
कि बृज किशोर सिंह, राजकुमार शुक्ल जैसे लोग उनसे मिलते हैं और फिर चंपारण आते हैं। वो इस तरह से वो धीरे धीरे भारत की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। और उसके बाद आप देखोगे कि 18 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर आपका जो असहयोग आंदोलन, उससे पहले आप देखो खिलाफत में उनकी भूमिका, तो ये चलती रहती है। फाइनली 1922 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था महात्मा गांधी ने कि हम भारत के लिए एक ऐसे संविधान के निर्माण की आवश्यकता है जो भारतीयों की भलाई के लिए हो। यानी इस पे आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे थे कि हमारे गुड एंड विल्स के लिए हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, याद रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वेयर द फर्स्ट कांग्रेसी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके बन रहा है कि आपका कौन से वो प्रथम कांग्रेसी थे जिन्होंने संविधान की मांग की थी। ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा की बात नहीं हो रही है। हु वेयर द फर्स्ट कांग्रेसी हु डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। भारत के लिए संविधान की मांग करने वाले पहले कांग्रेसी कौन थे। मैंने बोला कुछ अलग से सवाल आपको देखने को मिलेंगे इस पार्ट 1 में। आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इन चारों ने अलग अलग समय पे संविधान की मांग की है। तो आपको बताना है कि इन चारों में वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके संविधान सभा की मांग की थी। पहले कांग्रेसी की बात हो रहा है। अगर सबसे पहला पूछा जाए कि सबसे पहले अगर भारत में या भारत के लिए जो है संविधान की डिमांड किसने की थी, तो देखिए डिबेट बहुत है, बट फैक्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहले 1895 1895 वो समय है जब हमारे डीबी नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड की संसद में भारत के लिए इसकी डिमांड की थी। तो सबसे पहले व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो वो दादा भाई नौरोजी थे, लेकिन वो कांग्रेसी नहीं थे। ठीक है, फिर अगर आप बात करते हो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की, तो इनसे पहले अगर आप देखो तो एक साल है आपका 1934, 1934 वो साल है जब आपको पहली बार कोई कांग्रेसी व्यक्ति जो है वो डिमांड करता है भारत के लिए संविधान की। इससे पहले भी अलग अलग लोगों ने किया, लेकिन वो कांग्रेसी नहीं थे, याद रखिएगा। कुछ लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, आपके मोतीलाल नेहरू, उन्होंने भी अपने नेहरू जो उनको टास्क दिया गया था, ठीक है, नेहरू पैक्ट बोल लो या नेहरू रिपोर्ट बोल लो, तो उन्होंने भी संविधान की डिमांड की थी। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जिस समय 1929 में उन्होंने नेहरू रिपोर्ट रेडी किया था वो कांग्रेस छोड़ चुके थे, वो अपना एक खुद का पार्टी स्वराज दल, ठीक है, वो बना चुके थे। वो आपको पता होगा। तो पहले कांग्रेसी के रूप में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर नाम आता है एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय इनको बोला जाता है। एम.एन. रॉय के बारे में कुछ चीज़ें आप ये भी जान लें कि ये वो भारत के पहले व्यक्ति हैं या भारत के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी थी। याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी की नींव किन्होंने रखी थी, तो एम.एन. रॉय। तो यहाँ से आपका दोनों सवाल क्लियर हो जाएगा। एम.एन. रॉय वो पहले व्यक्ति हैं, पहले कांग्रेसी हैं, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो दादा भाई नौरोजी हैं, पहले कांग्रेसी हैं जिन्होंने संविधान की डिमांड की। और दूसरा, एम.एन. रॉय ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका 1920 से 30 के दशक में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी है और कम्युनिस्ट क्रांति जो रूस में हो चुका था उसको भारत में एक कह सकते हो प्रोत्साहन देने का काम किया था। तो बी सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका एम.एन. रॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेशन थोड़ा लंबा रहेगा बट डिस्कशंस हमेशा की तरह होती रहेगी। इन विच ईयर कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। अभी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने गांधी जी का स्टेटमेंट किया, सेकंड में हमने ये पूछा कि प्रथम कांग्रेसी व्यक्ति क्या है। तो आपको पता होगा कि ऑफिशियल डिमांड और किसी व्यक्ति के बोलने में अंतर होता है। जैसा कि समय आज भी आप देख लो तो हर पार्टी का ना एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होता है, प्रवक्ता, कि भाई किसी भी पार्टी में हजारों लोग हैं तो कोई कुछ भी बोल दे तो क्या उसको पार्टी की ऑफिशियल लाइन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसीलिए हर पार्टी में कुछ व्यक्ति को नियुक्त किए जाते हैं एज ए ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। तो एम.एन. रॉय ने 34 में मांग तो दिया लेकिन वो ऑफिशियल नहीं था।
तो कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ऑफिशियली रिटन जो है या कह लो ऑफिशियल अब कब इसको डिमांड किया, आपके ऑप्शन है 1935, 1924, 1929, 1931। अगर आप पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन से देखो या आंसर से देखो तो आप इजी गेस कर पाओगे। 1935, 1924, 1929 और 1931। 24 और 31 कुछ खास ईयर है नहीं। वैसे मैं बता दूं 31 वो साल है जब आपका कराची अधिवेशन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की है, और इसी आपके अधिवेशन में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी बात की गई थी। 24 लगभग वो सेशन है जिसमें आपके भारत की पहली आई थिंक पहली भारतीय महिला जो है वो इसकी अध्यक्ष थी। नहीं, 1924 सॉरी, ये वो अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता खुद गांधी जी ने की है। ठीक है, और 29 तो आपको पता है पूर्ण स्वराज, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है, लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज की मांग, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो फिलहाल इस प्रश्न का आधिकारिक जवाब जो है वो है आपका 1935। 1934 में एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने बोला कि हम लोग को एक संविधान होना चाहिए भारत के लिए, और अगले साल हर साल जो कांग्रेस की आपका सालाना बैठक होती है जिसको अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, उसमें कांग्रेस जो है फाइनली इसको एडॉप्ट करती है कि हाँ, कांग्रेस ऑफिशियली ये डिमांड करती है कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेशन आपको नॉलेजेबल जरूर लगेगा, थोड़ा लंबा है, थोड़ा बोरियत फील हो सकता है, बट फिर भी अगर आपको नॉलेज चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव तो ये आपका सही जगह है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है फिर से एक स्टेटमेंट वाला सवाल, जो कि कहीं ना कहीं मेरे पसंदीदा सवालों में से है। देयर विल नो फॉरेन इंटरफेरेंस इन फॉर्मेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हु सेड दिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग फैजपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। अब देखिए मैंने यहाँ पर अधिवेशन तो बता दिया कि हमारे संविधान के निर्माण में किसी विदेशी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी हमारे संविधान का निर्माण जो है उसमें कोई विदेशी ताकत नहीं रहेगी, कोई इंग्लैंड या उसका प्रतिनिधि नहीं रहेगा, ये कहना था। किसका कहना था ये आपको बताना है, और ये कब कहा गया, तो ये बोला गया था कांग्रेस के फैजपुर सेशन में। अब आपको कांग्रेस का फैजपुर सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, साथ ही साथ ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फैजपुर सेशन वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय आप देखोगे पहली बार जो है कांग्रेस ने किसानों को अपने साथ किया था। ठीक है, साथ ही साथ जो ट्रेड यूनियन के लोग थे यहाँ पर पहली बार उनको भी साथ मिलाया गया था। यानी इस फैजपुर सेशन में आपका कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा, फिर जो मजदूरों का मुद्दा, इन सबको अपने जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे जोड़ दिया था। इससे जो हमारे आंदोलन है उसको एक अलग ही ताकत मिल गई क्योंकि किसान मजदूर सब साथ में आ गए थे। तो फिलहाल आपको ये बताना है कि 1936 का जो फैजपुर सेशन है, कभी कभी आपसे साल भी पूछ देता है तो याद रखिएगा 1936। 1936 में कांग्रेस का ये फैजपुर सेशन हुआ है जिसमें किसी ने ये बोला है कि हमारे संविधान के निर्माण में कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं होगा। आपको पता है कि इससे पहले जो है 1935 का एक्ट आ चुका है जिसमें जो इंग्लैंड है वो एक फेडरेशन बनाने की बात की है, एक गणराज्य बनाने की, या कह सकते हो डोमिनियन स्टेटस देने की बात वो कर रहे थे, जो कि भारतीयों ने नकार दिया था। फिलहाल आपको बताना कि ये स्टेटमेंट किनका है। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना की एक अलग ही कहानी है दोस्तों, कभी उस पर बात होगी। जितने बुरे हम उनको मानते हैं 1935 से पहले वो नहीं थे, हाँ उसके बाद काफ़ी बुरे बने हैं। फिलहाल इस सवाल का जवाब दीजिए कि हमारे संविधान के निर्माण में कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं होगा, कांग्रेस के फैजपुर सेशन के दौरान ये बयान किसने दिए थे। तो चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो है आपका यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के फैजपुर सेशन की अध्यक्षता भी करते हैं, और उसी सेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही ये बोला जाता है कि हम किसी भी प्रकार से विदेशी ताकतों या विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी जो हमारा संविधान होगा वो खुद हमारे लोगों के द्वारा ही बनेगा। चलिए
नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं कि इन विच कांग्रेसी सेशन जवाहरलाल नेहरू एडवाइस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। अभी तक देखिए संविधान की डिमांड हो रही है, उसके बाद नेहरू जी ने ये बोल दिया कि भाई हम विदेशी ताकत नहीं रहेगी, यानी कोई भी विदेशी देश या विदेश का प्रतिनिधि हमारे संविधान के निर्माण में भाग नहीं लेगा। अब नेहरू जी कुछ और भी बोल रहे हैं। इस समय नेहरू और सुभाष ये दो कहीं ना कहीं बहुत फेमस चेहरे थे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और ख़ास तौर पे कांग्रेस के। तो आपका सवाल ये है कि किस कांग्रेस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की डिमांड की थी। यानी एडल्ट फ्रेंचाइज आप समझ ही रहे हो, 18 साल या 21 साल से ऊपर का व्यक्ति कि भाई उनसे वोट करवाइए और उनके वोट के आधार पर ही हमारा संविधान सभा बनेगा, यानी संविधान सभा के प्रतिनिधि आएंगे। तो सबसे पहले नेहरू ने ये सलाह कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए जिसका चुनाव कौन करेगा, तो भारत की वयस्क जनता करेगी। ये उन्होंने किस अधिवेशन में की थी? आपका ऑप्शन है बांकीपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन या बॉम्बे अधिवेशन। बांकीपुर 1912, कोलकाता बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं, त्रिपुरी आपको बताना है 1938 है संभवतः, बॉम्बे में भी बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं। तो आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की सलाह किस अधिवेशन में दी थी। चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं और इसका सही जवाब है दोस्तों आपका त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसकी अध्यक्षता की थी हमारे बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ठीक है। और कई ऐसे क्रांतिकारी नारे इनके हैं, आज़ाद हिंद सरकार का गठन या फिर हिटलर से मिलना, काफ़ी फेमस है ये। तो इस समय मैंने पहले भी बोला कि नेहरू और सुभाष काफ़ी फेमस चेहरे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सेशन के अध्यक्ष थे। साल था आपका 1938, 1938 वो साल था जब आपके सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता होती है। और इसी सेशन में जो जवाहरलाल नेहरू है वो ये सलाह देते हैं कि एक हम लोग संविधान सभा बनाएं जो भारत की वयस्क जनता के चुनाव पे बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारत में संविधान सभा का जो चुनाव है वो किस ब्रिटिश मिशन की सिफारिश पे हुआ था? आपको पता है कि बहुत सारे मिशन हमारे भारत में आए थे। जैसे आप देखोगे तो साइमन कमीशन, वो भी एक मिशन था। उससे पहले आप देखो सैंडलर कमीशन, हंटर कमीशन, फिर आपका उसके बाद क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन बाल्कन प्लान, बहुत सारे हमारे यहाँ प्लान और मिशन आए ब्रिटिश के द्वारा। तो फाइनली कौन सा वो मिशन था, कौन सी वो कमीशन थी, कौन सा वो प्लान था जिसके द्वारा भारत में संविधान सभा के चुनाव की सिफारिश की गई अंग्रेजों के द्वारा? हम लोग तो बहुत पहले से डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हो 1922 से तो हमने बोलना शुरू कर दिया, उसके पहले से भी हम डिमांड कर रहे थे, ठीक है। आपको फाइनली ये देखना है कि अंग्रेज भी अब ये मान चुके हैं कि अब भारत को हमको आज़ाद करना है, यानी भारत खुद अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो इस देश को चलाने के लिए एक संविधान सभा जरूरी है। तो आपको बताना कि कौन सा वो मिशन था, कौन सा प्लान था जिसने भारत में संविधान सभा के चुनाव की सिफारिश की थी कि अब भारत में संविधान सभा का चुनाव करवाया जाए। आपके ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन या माउंटबेटन बाल्कन प्लान, ठीक है, या इसको माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं, आपको ये भी बताना है। तो इन चारों में से वो कौन से मिशन या प्लान है? क्रिप्स मिशन जो कब आया दोस्तों? 1942। कैबिनेट मिशन आपका 1946। फिर आप देखो साइमन कमीशन 1927 में वहाँ से चला था, 28-29 में यहाँ आ गया। माउंटबेटन बाल्कन प्लान 1947। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 के आसपास आता है जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, जो कि चला है 1939 से 1945 तक। तो 46 में ये कैबिनेट मिशन आता है जो फाइनली ये बोलता है कि अब भारत को आज़ाद कर लेंगे हम
और साथ ही साथ भारत में एक संविधान सभा का भी गठन किया जाएगा और इसके लिए चुनाव की घोषणा की जाएगी, यानी इसके लिए चुनाव कराया जाएगा कि कौन संविधान सभा के सदस्य होंगे। चलिए, तो 5 क्वेश्चन हो चुका, आई थिंक टोटल 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल 15 क्वेश्चन है। थोड़े से पेशेंस के साथ इस कहानी को सुने, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने जरूर आएंगे। जैसे देखिए, यही एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। आप सभी को पता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है संविधान सभा का इलेक्शन सितंबर हो जाता है, सितंबर 1946 में, ठीक है। जुलाई में घोषणा होती है, सितंबर में इलेक्शन हो जाता है और पहली बैठक हो जाती है 9 दिसंबर 1946 को। आपने पढ़ा भी होगा, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। और इस पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, टेम्प्रोरी चुना जाता है, और वो टेम्प्रोरी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको ये बताना है कि भाई इनसे भी विद्वान विद्वान लोग थे, ठीक है, इनसे भी एक से एक ज्ञानी, इनसे भी एक से एक फेमस लोग, इनसे एक से एक जानकार लोग, फिर भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये किस आधार पर चुना गया था, ये बताना है। इसका आधार क्या रहा था? तो देखिए, आपके ऑप्शन है मोस्ट सीनियर मेंबर, कि ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, शायद इसके लिए चुना गया। मोस्ट एजुकेटेड मेंबर, सबसे शिक्षित थे, सबसे ज़्यादा डिग्रियां इनके पास थी, इसलिए चुना गया। फेवरेट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के सबसे चहेते व्यक्ति थे उस संविधान सभा में, इसलिए चुना गया। या फिर जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने सिफारिश की थी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, इसलिए चुना गया। आपको बताना है कि ये एक इंटरेस्टिंग जो सवाल है कि सच्चिदानंद सिन्हा ही क्यों, नेहरू क्यों नहीं, सुभाष क्यों नहीं? सुभाष तो चलिए उस समय तक पता नहीं इन लोगों ने कहाँ ठिकाने लगा दिया, बट भीमराव क्यों नहीं, और भी जो आपके लोग थे वो क्यों नहीं? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो ये है कि एक परंपरा रही है, और वो परंपरा किस देश की थी? वो परंपरा थी आपके भारत के एक अच्छे दोस्त की, जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस जिसने आधुनिक युग की सबसे अच्छी क्रांति की थी, फ्रांस की क्रांति 1789 आपका, जो कि प्रस्तावना में आप देखो, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। तो वहाँ का एक परंपरा है फ्रांस का। फ्रांस की परंपरा ये है कि वहाँ का जो संविधान सभा का, या जो वहाँ की जो सदन होती है, उसके जो सब अध्यक्ष वही होते हैं जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति चुना हुआ नहीं है, तो जो सबसे बुजुर्ग हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं। तो इसलिए जब हमारी पहली बैठक हुई तो उसमें भी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हमने सच्चिदानंद सिन्हा को चुना, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे। और ये किस देश की परंपरा थी दोस्तों? तो ये आपको याद रखना होगा, ये थी फ्रांस की परंपरा। तो फ्रांस की परंपरा का पालन करते हुए हमने इस चीज़ को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विद पॉपुलेशन इन स्टेट्स? ये सवाल तो आप जानते होंगे संभवतः कि राज्य की जनसंख्या के साथ संविधान सभा की सीट का अनुपात कितना था, यानी संविधान सभा के एक व्यक्ति को चुनने के लिए कितने वोट की आवश्यकता थी। तो इसके ऑप्शन है 10 लाख, 1 लाख, 5 लाख या 7 लाख। इन चारों में से वो कौन से सही जवाब हैं जो आपको बताना है? संविधान सभा की सीट कितनी जनता, कितनी जनसंख्या के अनुपात में रखी गई थी? 10 लाख, 1 लाख, 5 लाख या 7 लाख? इसका सही जवाब है दोस्तों, आप सभी को पता है संभवतः, वो है आपका 10 लाख। 10 लाख पर एक सीट था। और ये भी देखिएगा तो ये कई भागों में बटा हुआ था, जिसमें एक था सामान्य, सामान्य जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन और इनफैक्ट ईसाई वो भी आ चुके थे। दूसरा था आपका मुस्लिम, यानी मुस्लिम सीट अलग थी, उसमें सिर्फ मुस्लिम जनसंख्या काउंट होंगी और उसमें सिर्फ मुस्लिम सदस्य चुने जाने थे। इनफैक्ट आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिस समय ये वोटिंग हुई उस समय मुस्लिम लीग हमारे साथ थी, यानी उस समय 46 में विभाजन का कोई ऐसा मुद्दा चल रहा था, डिमांड था, बट विभाजन की मुहर नहीं लगी थी। तो आपका सही जवाब है दोस्तों इसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। ये तो आपको पता था। अब आइए कि व्हाट इज द फुल अलॉटमेंट कैपेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिकमेंडेड बाय कैबिनेट मिशन?
कैबिनेट मिशन ने चुनाव की घोषणा की सिफारिश की। कैबिनेट मिशन ने बोला कि भाई अब आप संविधान सभा बनाइए क्योंकि हम अब भारत को आज़ाद करेंगे। तो इन्होंने कुल कितने सीट को अलॉट किया था कि कुल कितने सदस्य संविधान सभा में चुने जाएंगे। आपके ऑप्शन है 389, 398, 296 या 299। आपको बताना है कि इन चारों में वो कौन से ऑप्शन हैं जो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की पूर्ण, ध्यान रख सुनिएगा, टोटल, ठीक है, फुल कैपेसिटी की बात हो रहा है। विभाजन के बाद इसमें चेंजेस आएंगे, बहुत सारे बदलाव होंगे, लेकिन जब ये कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी उस समय कितने क्षमता, कितनी कैपेसिटी थी? 389, 398, 296, 299 सदस्य, 296 सदस्य, 398 सदस्य या 389 सदस्य। इसका सही जवाब है दोस्तों, वह है आपका 389। 389 सदस्यों की पूर्ण संख्या थी, ठीक है, जिसमें दो हिस्से थे। पहला हिस्सा वो क्षेत्र जो ब्रिटेन के कब्जे में थे यानी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, और दूसरा वो जो भारत के रजवाड़े, भारत के राजाओं के पास थे, जिनको प्रिंसली स्टेट भी बोला जाता है। तो दोनों मिलाकर के 389 थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से जुड़ा हुआ है। ये नंबर वाला चीज़ जो है ना, आपको कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे सवाल बन जाते हैं काफ़ी इजी वे में। चलिए, हाउ मेनी सीट्स वेयर एलोकेटेड टू द ब्रिटिश इंडियन स्टेट बाय द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा ब्रिटिश भारतीय राज्यों को कितनी सीट दी गई थी? टोटल सीट तो आपकी 389 थी, इसमें मैंने अभी बोला ना कि दो हिस्से हैं, एक वो जो अंग्रेजों के कब्जे वाला भारत है और दूसरा वो जो भारत के राजाओं के पास वाला भारत है। दोनों मिलाकर के 389 है। तो आपको बताना है कि जो अंग्रेजों के कब्जे वाला भारत है, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी या स्टेट, उसमें कुल कितनी सीट है? 229, 299, 296, 255। सही जवाब है दोस्तों इसका 296। 296 आपके भारत के ब्रिटिश राज्यों के पास थे, यानी अगर राज्यों से देखा जाए तो 296 लोगों को चुन कर के आना था। नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, काफ़ी इजी सवाल होगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो, कि चलिए 296 सीट तो राज्यों को मिल गई, तो अब आपको बताना है कि जो देसी रियासत है, जो राजाओं के पास वाले क्षेत्र है, उनको कितनी सीट अलॉट की गई थी? 93, 96, 94 या 92? जल्दी से आप इसका सही जवाब देंगे। थोड़ा सा भी अगर आप मैथमेटिक कैलकुलेशन करें, 389, 389 टोटल सीट्स है, जिसमें 296 आपके राज्यों के पास है। अब आप बताइए कि कुल कितनी सीट्स आपके देसी रजवाड़ों को दी गई थी? इसका सही जवाब है दोस्तों आपका 93। 93 सीट्स दी गई थी। और इनफैक्ट मैं बताऊं कि जब ये शुरुआत की बात है, जब संविधान सभा बन रही थी, तो ये देसी रजवाड़े इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम अलग रहें। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया तो फिर इनकी दिमाग खराब हो गई। ये चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी संविधान सभा ज्वाइन कर लें। उस पर कभी और बात कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रू फॉल्स भी हमेशा की तरह हो जाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब आपको पता है कि कैबिनेट मिशन ने चुनाव की घोषणा कर दी, चुनाव हो गया, 389 टोटल क्षमता थी, ठीक है। अलग अलग दलों ने चुनाव लड़ा। 93 सीट पे आपको याद रखना पड़ेगा कि वो चुनाव हुए नहीं है। इस चीज़ को समझिए कि कुल क्षमता 389, लेकिन जो 93 सीट जो अभी अभी हमने किया कि जो देसी रजवाड़ों के पास है, जो देसी राजाओं के पास है, ये वाले, इस पे चुनाव नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। ये वहाँ के जो राजा हैं वो अपने आप अपने मन से किसी को भेजेंगे कि जाओ तुम हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करोगे। तो वोटिंग होगी आपकी वो जो 296 सीट है उस पर, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब बोल रहा है कि वो जो इलेक्शन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी भाग लिया, और भी अलग अलग पार्टियों ने भाग लिया, कई स्वतंत्र कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लड़े थे जो किसी भी दल के सदस्य नहीं थे। तो आपको बताना कि वो उस इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा है, कितनी सीटें किसने जीती थी। ये आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि देखिए इतना डीप कोई नहीं पढ़ता, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी होगी आप कहीं भी झंडे गाड़ दोगे। चलिए, तो जो इलेक्शन हुआ आपके 296 सीट पे, 296 पे, उसमें पहला स्टेटमेंट है कि कांग्रेस ने 208 सीट जीती। क्या ये सही है या गलत? दूसरा है कि मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती।
तीसरा है कि जो दूसरी पार्टियां थी या और जो स्वतंत्र कैंडिडेट थे जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे, वो ऐसे 15 लोग थे जो चुन करके आए। और नन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? चूंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इसके बारे में काफ़ी डीप नॉलेज नहीं होगी, तो इसलिए मैंने सीधा सीधा दिया ताकि आपको याद रह जाए। तो इसका सही जवाब होगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। यानी ये सच है कि कांग्रेस को 296 में से 208 सीटें मिली थी। मुस्लिम लीग को, जो कि इनको लग रहा था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हमको काफ़ी सीटें मिलेंगी, तो इनको 73 सीटें मिली, जिससे ये काफ़ी दुखी भी हुए। और इसके बाद ही इन्होंने फिर नखरे दिखाना और नौटंकी करना शुरू किया कि हमें अलग कर दो, अलग कर दो। ठीक है। और बाकी जो दूसरी पार्टियां थी या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने 15 सीटें जीती। ये सच है। अगर आप इन सभी को जोड़ो तो 8 3 11 और 5 16, कुल मिलाकर के आपके पास आएंगे 296 सीट, 296, जो कि आपके देसी रियासतों से को छोड़ करके जिसपे इलेक्शंस हुए थे, जिसमें कांग्रेस, याद रखिएगा, 208 सीट। राज्य पूछेगा तो आप, इसमें तो राज्य है नहीं, वो 35-37 वाले में था। तो 208 सीट पे कांग्रेस थी, 73 पे मुस्लिम लीग, 15 पे इंडिपेंडेंट। मुस्लिम लीग को लगा कि हमें वैल्यू मिलेगी नहीं, इसलिए वो अलग देश की डिमांड करने लगे। कभी वो बोलते थे कि भाई प्रधानमंत्री मुस्लिम बनाओ, कभी वो बोलते थे कि संविधान सभा का अध्यक्ष मुस्लिम बनाओ, कभी वो बोलते थे कि भाई सारी समितियां हमारे अंडर करो। मतलब बेतुकी बातें उनकी तरफ से होने लगी और फाइनली वो पाकिस्तान की डिमांड भी करना शुरू कर दिया। चलिए, इस 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। हु वाज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? अब ये आपके लिए एक मज़ेदार सवाल हो सकता है कि अभी तक आपने ये पढ़ा कि कांग्रेस के या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, वो आपने पढ़ लिया। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे, वो आपने पढ़ लिया। अब आपको बताना है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, वाइस चेयरपर्सन कौन थे। ठीक है, आपके ऑप्शन है H.C. मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है वीटी कृष्णामाचारी, और तीसरा ऑप्शन है बोथ, और चौथा ऑप्शन है डी, नन ऑफ द एबव। आपको बताना है संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष, आपको पता है डॉक्टर सदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष आपको पता है राजेंद्र प्रसाद। और फिर अब आपको उपाध्यक्ष बताना है, उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी, वीटी कृष्णामाचारी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका बोथ। इनमें दोनों के दोनों ही हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि संविधान सभा के 2 अस्थायी उपाध्यक्ष थे, एक थे H.C. मुखर्जी और दूसरे थे वीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भीमराव अंबेडकर। इनका नाम आप सभी जानते भी होंगे। अभी भारत बंद में जय भीम का नारा भी लगता है, लेकिन शायद ये भीम का नारा लगाने वाले भीमराव अंबेडकर को सही ढंग से पढ़ लें तो शायद कुछ चीज़ें संवर जाए। ठीक है, खैर, भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी से संविधान सभा की उम्मीदवारी के लिए चुनाव लड़ा था? आपको पता होना चाहिए कि जो बाबा साहब थे भीमराव अंबेडकर, काफ़ी जानकार पुरुष, दलित वर्ग से थे, बहुत शोषण भी हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मुद दे खुदा। काफ़ी हिम्मत की, काफ़ी अथक प्रयास के बाद इन्होंने इतनी ज्ञान प्राप्त कर ली कि आज भी देखो तो इनके हाथ में संविधान आपको दिखाया जाता है। ठीक है, प्रारूप समिति इनको सुपुर्द की गई कि नॉलेज है आपके पास। तो बाबा साहब के पास नॉलेज की कोई कमी नहीं थी। तो अब जब संविधान सभा के चुनाव की बात आई तो ये चुनाव लड़े, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़े थे। ठीक है, इन्होंने कई पार्टियां भी बनाई, कई किताबें भी लिखी है। तो भीमराव अंबेडकर जो मूल रूप से बॉम्बे के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के, तो वो बॉम्बे से ही चुनाव लड़े थे। लेकिन अगर आप पढ़ोगे कभी भी जीके में कि भीमराव अंबेडकर किस जगह से चुनाव जीत कर आए थे, संविधान सभा के सदस्य कहाँ से थे, तो आपका आंसर मिलेगा बंगाल। तो ये जो ट्विस्ट है ना, इसके लिए आपको ये सवाल समझना पड़ेगा कि भीमराव अंबेडकर जो है वो कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़े, कि वो दलितों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसलिए वो कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं थे।
इंडिपेंडेंट लीग के सपोर्ट में भी नहीं थे स्वतंत्र पार्टी, ये किन्हीं और की है, आपको मैं बताऊंगा। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, चलो। तो ये आपके जो स्वतंत्र लीग है, स्वतंत्र दल, ये आपके राजा जी की पार्टी है। अब आप बता दो कमेंट सेक्शन में कि राजा जी किनको बोला जाता था, ठीक है। स्वतंत्र भारत के इकलौते गवर्नर जनरल थे वो। ये आपको इतना हिंट मैंने कर दिया, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि राजा जी के नाम से किनको बुलाया जाता था, या स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र लीग की स्थापना किसने की थी, या भारत के इकलौते भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। फिर स्वराज पार्टी, इसके भी सदस्य नहीं थे, वो सदस्य थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये जो एक दल था, अनुसूचित जाति संगठन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था संविधान सभा का। अब गरीमत ये है कि इस पार्टी से बाबा साहब ने चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन वो बंगाल से चुनाव हार गए, ठीक है। ये याद रखिएगा कि बंगाल से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है वो चुनाव हार चुके थे। तो जब तक आप जीत करके नहीं आते या नॉमिनेट होके नहीं आते, दो ही रास्ते हैं ना संविधान सभा में जाने के, या तो आप राज्यों से जीत करके आए, या फिर किसी देशी रियासत आपको, कोई देशी रियासत आपको अपनी तरफ से भेज दे कि जाइए आप हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए। तो चुनाव तो ये हार चुके, ठीक है। तो अब इनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो किसी देशी रियासत के थ्रू मनोनीत होकर के आए। तो याद रखिएगा कि बाबा साहेब निर्वाचित सदस्य नहीं थे संविधान सभा के। जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन वो हार चुके हैं। दल का नाम आपको याद रखना होगा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। जगह का नाम याद रख सकते हैं जहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, वो इनका पैतृक निवास स्थान था बॉम्बे, ठीक है। तो बॉम्बे से इन्होंने चुनाव लड़ा, बट वहाँ से ये हार गए, और फाइनली इनको कहीं किसी दूसरे जगह से, किसी देशी रियासत ने अपनी तरफ से भेजा था, और वो जगह था बंगाल। इसीलिए आप जब जीके पढ़ते हो तो आपको ये सवाल का जवाब मिलता है कि बाबा साहेब किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है, या कहाँ से उन्होंने ये किया था, तो वो थे बंगाल से। जबकि उनका निवास स्थान, उनका जन्मभूमि, कर्मभूमि, सब कुछ उनका महाराष्ट्र था। चलिए, तो किसी ने तो अपना त्याग दिया होगा, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना, कि भाई बाबा साहब को संविधान सभा में लाना है, तो कोई तो होगा जो अपना जगह छोड़ेगा। तो एक व्यक्ति थे जिनको ने दो लोगों ने, दो रियासतों ने अपनी तरफ से भेज दिया था कि भाई आप हम दोनों का प्रतिनिधित्व कीजिए। काफ़ी ज्ञानवान थे वो भी। तो उन्होंने बाबा साहब के लिए अपना एक सीट छोड़ दिया कि बाबा आपका यहाँ रहना जरूरी है, आप काफ़ी ज्ञानवान हैं, और आपके रहने से क्या है, एक बैलेंस बनेगा। जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनको एक सही रिप्रेजेंटेशन मिलेगी बाबा साहब के रहने से। इसीलिए बंगाल के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपना एक नॉमिनेशन, जो मनोनयन था उनका, उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने उस देशी रियासत को ये एडवाइस किया कि आप हमारे इस सीट पे बाबा साहब को भेजें, क्योंकि मैं तो पहले से ही दूसरे सीट पे संविधान सभा में हूँ। और इस तरह से बाबा साहब जो है बंगाल से जीत करके या मनोनीत होकर के संविधान सभा में आते हैं। आपको बताना है कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, ताकि भीमराव अंबेडकर उस जगह से जीत करके या मनोनीत होकर के संविधान सभा में आ सके। आपके ऑप्शन है योगेंद्र शुक्ल, पट्टाभी सीतारमन, योगेंद्र नाथ मंडल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप नाम को भी सही से देखें ना, तो आप इजी एलिमिनेट कर पाओगे। पट्टाभी सीतारमन, ये नाम आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल जाएगा, ये टाइटल। अभी हमारे वित्त मंत्री को भी देख लो, निर्मला सीतारमन। राजेंद्र प्रसाद, अगर आप भारतीय हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे, और बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट जीरादेही इनका निवास स्थान है। बच गए शुक्ला जी और मंडल जी। तो अगर आप बंगाल में थोड़ा सा, अगर बंगाल को आप जानते हो ना, तो ये जो मंडल टाइटल है ये बंगालियों के यहाँ लगता है, यानी बंगाल में आपको मंडल टाइटल देखने को मिलेगा। और यही वो व्यक्ति हैं योगेंद्र नाथ मंडल, जिन्होंने अपना एक नामांकन वापस लिया, ताकि भीमराव अम्बेडकर को वहाँ से मनोनीत करके उनको संविधान सभा में भेजा जाए।
तो ये थे आज के आपके 15 सवाल, कुछ नए, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ फैक्टफुल जानकारियाँ। आगे इसके और भी पार्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम आपके लिए कुछ जानकारी वाली चीज़ें लेकर के आएँ। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक शेयर करते चलें, ठीक है। अभी बरसात का समय है, मानसून का समय है, तो पेड़ ज़रूर लगाएं, अपनों और परिवार का ध्यान रखें और देश के सम्मान और इसकी गरिमा की रक्षा करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।